Morning, student. So today we start our topic from where we left yesterday. So slightly we revise it and then we proceed. Okay. So the last day the topic was electric flux and what is electric flux and how to calculate it. What was the formula? Everything is written on the board. That was the formula E ds ds यहाँ पर एरिया है इज इक्वल टू फाई क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था हमने और आप डीप में जाके बुक में देखें आपको और समझ में आएगा या इसे हम जनरली लिखते हैं E इंटू ए फाई ठीक है और जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है क्यों क्योंकि इससे हमें सभी कंडीशन में फ्लक्स निकालने में हेल्प होती है ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए है जब ई और ए के बीच में एंगल 0 यदि हम देखें यूनिट ऑफ पाइस डिराइव फ्रॉम हियर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और इट इज जस्ट ए नंबर मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी तो दो तीन बातें इनमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है इसका यूनिट क्या है ये दो क्वेश्चन 1 मार्क्स के अक्सर पूछे जाते हैं अब हम कल मैंने और भी तरीका बताया था कि कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं यदि ई और ए हमें वेक्टर फॉर्म में दिए हों तो ओके ई वेक्टर फॉर्म में दिया है ए वेक्टर फॉर्म में दिया है डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ठीक है अब एक और क्वेश्चन आज करते हैं मान लेते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि वाई डायरेक्शन में है ये वाई ये एक्स और ये जेड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली इसकी कुछ वैल्यू होगी मान लेते हैं हो गया 5J दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस 5J और हमें निकालना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से एक आपका शीट दिया हुआ है जिसका साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसके स्क्वायर साइड है इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सोचना पड़ेगा अब हमारे फॉर्मूले में दो चीज़ें है ई है कॉस थीटा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली दी हुई है नो प्रॉब्लम 5J अब एरिया कितना होगा थोड़ा अंदाजा लगाएं स्क्वायर शीट है इसका एरिया कितना होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ठीक है आपका एरिया हो गया 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लेकिन अभी ये केवल मैग्नीट्यूड है इसमें डायरेक्शन है क्या नहीं है तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए अब हमें देखना पड़ेगा मैंने कहा था कि कभी भी एरिया वेक्टर बाहर की ओर दिखाया जाता है अब बाहर की ओर दिखाया तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी ये भी जे डायरेक्शन में होगी तो इसको लिख सकते हैं जे ऑल्सो नॉर्मल ठीक है ऑलवेज नॉर्मल ऑन टू द सरफेस ऑन द गिवन शीट वो उसका नॉर्मल कहाँ हो गया वाई डायरेक्शन में चाहे ऊपर ले लें चाहे नीचे ले लें रहेगा वो जे वाई एक्सिस के लॉन्ग ही रहेगा अब इस फॉर्मूले का यूज करें फाई ई कितना दिया हुआ है 5J और ई इंटू ए कितना और ए कितना है 25 इंटू 10⁻⁴ ये भी J हो गया अब हमें मालूम है J डॉट J 1 होता है तो हो गया 5 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ मीन्स 125 इंटू 10⁻⁴ या 1.25 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट तो यही होगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर प्रॉब्लम कैसे किया फिर से मैं समझा रहा हूँ हमें दिया क्या गया है फिर से वो बता रहा हूँ हमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 5J इस डायरेक्शन में है वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन है शीट कहाँ दी हुई है शीट इज सिचुएटेड इन XZ प्लेन XZ प्लेन में रखी हुई शीट
इसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल का एरिया आपका L इंटू बी से निकाल लेना। स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब मेन बात यह है कि इसमें एरिया तो हमने निकाल लिया 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर की शीट के परपेंडिकुलर लेना है, ये बात ख्याल रखिए। शीट ये है आपकी एक्स जेड प्लेन में, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर कहाँ होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। इस कारण से हमें ये लेना पड़ेगा जे, यदि हम एरिया को वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हमने सिंपल सॉल्व किया है, तो आपका फ्लक्स आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सोचिए, यदि यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में हो 5x डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा 5i। और ध्यान देना मेरी बात पे, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ थी, y डायरेक्शन में, और हमने कहाँ ले लिया अलोंग x एक्सिस। अलोंग x एक्सिस ले लिया तो ये हो जाएगा i, अब i डॉट j कितना होता है, क्लास 11 में पढ़ा था हमने, i डॉट j होता है 0। अब i डॉट j भी 0 हो गया तो फ्लक्स कितनी हो गई, कुछ भी इनका मल्टीप्लिकेशन हो आंसर आएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने से फ्लक्स जो कि पहले 1.25 समथिंग आ रही थी वो कितनी हो गई 0। हमने केवल क्या किया, हमने केवल चेंज किया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट ड्रास्टिकली चेंज आवर रिजल्ट। तो ये उस पॉइंट को एम्फेसिस करता है कि फ्लक्स डिपेंड करेगी किस पे, कि ई और ए के बीच में डायरेक्शन की क्या वैल्यू है। अब यदि हम इसको यहीं रखें डायरेक्शन में 5i ले लें और ये जो शीट है वो यहाँ ले ली जाए YZ प्लेन में, और YZ प्लेन में लेंगे तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। अब अलोंग i, अब अलोंग i ले लिया और ये भी i डायरेक्शन में, तो आंसर फिर अपना वही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 25 इंटू 10⁻⁴ into 5, I dot I is 1, so 125 into 10⁻⁴, या 1.25 into 10⁻⁻²। यूनिट वही रहेगी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो एक बात इन सब एग्जाम्पल से समझ में आ रही होगी, तीनों एग्जाम्पल मैंने दिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया थोड़ा सा, अब कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने वो गूगल फॉर्म में, उसमें लिखा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज डिक्रीजेज बाय 10%। तो बहुत सारे बच्चों ने उसका जवाब भी लिख दिया कि फोर्स इंक्रीजेज बाय 10%। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब r को मैं बढ़ा रहा हूँ यदि 10% से, तो r थोड़ी रहेगा, r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, मान लेते हैं पहले r प्लस r डैश में आएगा r प्लस 10% ऑफ r, मतलब 110 अपॉन 100 r। डेफिनेटली r बढ़ गया, r बढ़ने से क्या होगा, r बढ़ने से आपका फोर्स कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, फोर्स निकालिए एफ डैश माइनस एफ, लास्ट ईयर हमने कॉलम किए इस प्रकार के, एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100%, दैट विल बी decrease in the force। ठीक है, प्लान सॉल्व करना है, सीधा साधा नहीं सोचना, हमेशा फिजिक्स है, फिजिक्स में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज अपन आगे बात करते हैं थोड़ी सी, फिर हम फिनिश करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है, लिखा है मैंने ऊपर टॉपिक गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, होता है। ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली जब हम डे टू डे प्रैक्टिस में जाते हैं ना,
हमें पॉइंट चार्ज नहीं मिलेगा, हमें असेंबली ऑफ चार्ज मिलेगी। जैसे चार्ज पूरा इस वायर पे बिखरा हुआ है, या चार्ज एक स्फीयर पे बिखरा हुआ है, या चार्ज आपका एक शीट पे बिखरा हुआ है। अब इसमें से कोई भी पॉइंट चार्ज नहीं है, फिर हम सपोज हमें इनकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ चार्ज सिंगल चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि इससे हम माने कि ये आपका पूरा सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो फिर से सरफेस भी रहेगा। ठीक है, ऐसे केस में ये फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन सीधे नहीं लगा पाएंगे इसे। हमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कैलकुलेट करके उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन समटाइम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्लासरूम टीचिंग में मैं बताऊंगा एक दो एग्जाम्पल लेके। लेकिन गॉस ने क्या किया, जो प्रॉब्लम बहुत कठिन हो सकती थी, उस प्रॉब्लम को गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके इजी बना दिया। इजी बना दिया मतलब इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम कंसिडरेबली वेरी इजीली इन कंपैरिजन टू द इंटीग्रेशन मेथड। So that is the significance of Gauss theorem. Gauss theorem used the concept of electric flux to calculate the value of electric field due to various charge distribution. आज गॉस थ्योरम का कल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कल इसके हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनक्लोज्ड मतलब चार्ज चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। एक रिंग के अंदर चार्ज क्या घिरा होगा? नहीं, एक स्फीयर के अंदर चार्ज घिरा होगा चारों तरफ से। इफ चार्ज इज एनक्लोज्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट इज एप्सिलॉन 0 टाइम द चार्ज इनसाइड। ये प्रूफ भी इसका दिया हुआ है बुक में, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। कुछ बुक में से आपको उसका प्रूफ भी मिल जाएगा, बट दैट रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल वगैरह जो आपने नहीं पढ़ा। तो सीधा स्टेटमेंट देख रहे हैं, फाइनल बात में कह दूं, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी एनक्लोज्ड सरफेस व्हिच कंटेन चार्ज इज एप्सिलॉन 0 टाइम द चार्ज इनसाइड। दिस चार्ज मे बी सिंगल और इट मे बी सम ऑफ चार्ज। So here we conclude today's session by repeating the Gauss theorem. Gauss theorem is about the electric flux and charge relation. It states that the total flux coming out from any enclosed surface is 1 upon epsilon 0 times the charge inside. What we assume that here is the medium here. ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा मन में सोचिए, एनालाइज करें। आज जो पढ़ा इसके बेस कम क्वेश्चन करें, बुक में मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, और गूगल फॉर्म जो मैंने कल दिया था उसका रिस्पॉन्स करें, तो ताकि मैं उसके आंसर दे सकूँ आपको, करेक्ट आंसर को एनालाइज भी करें और समझने की कोशिश करें। एंड आस्क योर क्यूरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क योर क्यूरीज, तभी की जो मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ मतलब निकलेगा। ओके, थैंक यू, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।